हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर फिजिक्स के कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही सरलतम रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस लेक्चर में आप प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आप देखने जा रहे हो। उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इसको आप मत देखो, इसलिए कि उसमें हमने थ्योरी समझाई है। अगर थ्योरी समझ में आएगी तो ही न्यूमेरिकल समझ में आएगा। और इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, प्रकाश वैद्युत ध्रुवण का, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। और इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे कि संभवतः आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, पोलराइजेशन एंगल। ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक बताओ। लेक्चर नंबर 2 में हमने ब्रूस्टर का नियम आपको पढ़ाया है। पहले थ्योरी पढ़ो तब आप न्यूमेरिकल लगाओ इसका। उसमें एक फार्मूला आपका निकला था ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, n बराबर क्या tan IP, जहां पे n क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक और IP क्या होता है ध्रुवण कोण। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ध्रुवण कोण कितना 60 डिग्री है। हमने IP की जगह पे 60 डिग्री रख दिया यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3। तो आप जानते हो n बराबर कितना आ गया √3, या √3 का मान कितना होता है 1.732। इस प्रकार से माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा √3 कह सकते हो, या उसकी वैल्यू बोल के 1.732 आप बोल सकते हो। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो सूर्य का प्रकाश किसी कांच का अपवर्तनांक दिया 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। ध्यान रखना, ब्रूस्टर का नाम लिया तो नहीं, लेकिन आप जानते हो ध्रुवण कोण की बात कर रहा है। आप पूछोगे कैसे? देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, और यह ध्रुवण कोण पर ही होता है। और यह बताया किसने था? ब्रूस्टर ने अपने नियम में। तो आप जानते हो यहां पर भी आप देखना, देखो अपवर्तनांक n का मान दिया हुआ है, ठीक, और किस कोण पर आपतित हो, मतलब ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है, IP का मान पूछ रहा है। और ब्रूस्टर के नियम के अनुसार आप जानते हो n बराबर क्या होता है tan IP होता है। ठीक, n का मान कितना 1.732 दिया हुआ है, बराबर कितना tan IP हो गया। और आप जानते हो 1.732 किसका मान होता है? √3 का मान। अभी आपने यूज किया है, √3 बराबर 1.732, तो यहाँ पे क्या √3 रख दिया गया, तो √3 बराबर कितना हो गया tan IP हो गया। और आप जानते हो tan का टेबल आपको याद होगा, tan के टेबल में √3 किस में आता है? 60 डिग्री पे। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो √3 की जगह पर tan 60 डिग्री हो गया, और बराबर कितना tan IP हो गया। इधर भी tan, उधर भी tan, बोथ साइड हम कोणों की तुलना कर लें तो आप जानते हो यहाँ पे IP बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ध्रुवण कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। आप जानते हो 4/3 भी उसको आप कह सकते हो, 3 से अगर आप 4 को डिवाइड करोगे यही आएगा। ठीक, अच्छा जल के लिए ध्रुवण कोण का मान बताओ, और दिया हुआ है tan 53 डिग्री बराबर कितना 1.33। फिर ब्रूस्टर का नियम, देखो इस चैप्टर में बेसिकली ब्रूस्टर का नियम ही मेन है, बाकी सब तो थ्योरी है। आप देखना यहाँ पे, तो n बराबर कितना tan IP, n का मान कितना 1.33 दिया हुआ, तो 1.33 बराबर कितना tan IP। और आप जानते हो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1.33 किसका मान है? tan 53 डिग्री का मान है। ठीक, तो हमने क्या किया 1.33 हटाया और उसकी जगह पर tan 53 डिग्री रख दिया। तो tan 53 डिग्री बराबर कितना हुआ tan IP। दोनों पक्षों के कोणों की तुलना कर दी गई। आप देखते हो IP बराबर कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। इस क्वेश्चन में भी ध्रुवण कोण का मान कितना आया 53 डिग्री, 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखना, 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। बस इतना ही कह देना पर्याप्त है कि ब्रूस्टर का नियम लगेगा। देखो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, ब्रूस्टर के नियम में यही तो पढ़े थे कि आपतन कोण का मान बदलते जाओ तो एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है तथा उसमें विद्युत वेक्टर का कंपन आपतन तल के अवलंबित होता है। अगर आपने थ्योरी देखी है तो निश्चित रूप से आप इसको समझ जाओगे, लगा लोगे। अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ रहा है, आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो आपतन कोण का मतलब समझे, ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है, और ऐसा ध्रुवण कोण पर ही होगा। अच्छा उसके बाद चलो फिर अपवर्तन कोण पूछ रहा है, और उसके बाद फिर क्रांतिक कोण पूछ रहा है, और साथ में 2 वैल्यू भी दिया हुआ है। देखो गिवन tan 57 डिग्री बराबर कितना 1.54, और साथ ही साथ दिया हुआ है sin 40.5 डिग्री बराबर 0.6493 दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार n बराबर क्या होता है tan IP। आप देखो n बराबर tan IP, तो आप जानते हो n का मान कितना दिया 1.54, तो n की जगह पे 1.54 हो गया, बराबर कितना tan IP हो गया। और क्वेश्चन में आओ देखो दिया हुआ है 1.54, ये कितना tan 57 डिग्री का मान है। तो 1.54 यहाँ पे जहां लिखा हुआ है उसकी जगह पे tan 57 डिग्री लिख दिया गया, और बराबर कितना tan IP हो गया। इधर भी tan उधर भी tan, बोथ साइड tan है ना। कैंसिल कभी मत करना, कैंसिल नहीं होता है।
हमेशा कोणों की तुलना करी जाती है, ठीक। तो दोनों तरफ हम कोणों की तुलना करेंगे। तो आप जानते हो यहाँ पे क्या आईपी है, यहाँ पे क्या 57 डिग्री। तो आईपी बराबर कितना हो गया 57 डिग्री, मतलब वह विशेष आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। और ध्रुवण कोण का मान कितना निकला 57 डिग्री। यही आपका किसका आपतन कोण का मान है, आईपी। पहला पार्ट आपका लग गया। अच्छा, उसके बाद चलो सेकेंड पार्ट कह रहा है अपवर्तन कोण। देखो लेक्चर नंबर 2 प्रकाश का ध्रुवण अगर आपने देखा होगा, ब्रूस्टर के नियम हमने पढ़ाया, उसमें डिटेल में हमने बताया है कि जब ध्रुवण कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उस अवस्था में परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है और साथ ही साथ उसमें विद्युत वेक्टर के कंपन आपतन तल के अवलंबित होते हैं। और साथ ही साथ वहां पे हमने प्रूव करके दिखाया है कि आपतन कोण आईपी और अपवर्तन कोण स्मॉल आर इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना आईपी प्लस आर बराबर कितना 90 डिग्री। देखो आप पूछोगे आपतन कोण, देखो परावर्तित जो किरण होती है परावर्तन के नियम का पालन करती है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ध्रुवण कोण पे अगर आपतन कोण अगर आईपी है तो परावर्तन कोण भी तो आईपी होगा। तो परावर्तन कोण आईपी और अपवर्तन कोण कितना स्मॉल आर, दोनों का योगफल कितना 90 डिग्री होगा। तो आप आगे देखना आईपी प्लस आर बराबर कितना 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में आईपी का मान कितना निकला 57 डिग्री और प्लस आर बराबर क्या 90 डिग्री। तो आर को यहीं पे रोक लो, बाकी 57 डिग्री को तो ट्रांसफर कर दो। तो आप जानते हो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री बराबर कितना हुआ 33 डिग्री। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो अपवर्तन कोण का मान कितना 33 डिग्री निकला। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहा है तीसरा पार्ट क्रांतिक कोण बताओ, क्रिटिकल एंगल। हमारी लाइट की सीरीज अगर आपने देखा होगा तो क्रांतिक कोण के नाम पे हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप जरूर देखना। देखो क्रांतिक कोण को हम सी से लिखते हैं। क्रांतिक कोण आप पूछोगे क्या होता है, वह विशेष आपतन कोण जिस पर जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर होकर निकल जाती है, उस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। सी से लिखते हैं और यन बराबर क्या होता है 1/sin c। तो यन का मान अगर हमको मालूम है कितना 1.54, ये देखो 1.54 अपवर्तनांक वाले। तो आप एक काम करो sin c बराबर कितना हो जाएगा 1/n बराबर 1/n का मान कितना 1.54 और एक को जब 1.54 से आप डिवाइड करोगे बराबर कितना आ जाएगा 0.6493। और जरा क्वेश्चन में देखना दिया हुआ है 0.6493 बराबर कितना है साइन 40.5 डिग्री। तो हमने क्या किया 0.6493 की जगह पे साइन 40.5 डिग्री रख दिया और यहाँ पे साइन सी तो साइन सी हो गया, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। हम दोनों तरफ कोणों की तुलना कर लेंगे तो आप जानते हो सी बराबर कितना हुआ 40.5 डिग्री, मतलब क्रांतिक कोण कितना आ गया 40.5 डिग्री आ गया। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपने देखे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 2 पार्ट में है। पहला पार्ट 45 डिग्री, दूसरा पार्ट 30 डिग्री है। तो माध्यम के लिए अपवर्तनांक की गणना करो। देखो इस टाइप की क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने देखा था यही कोण आपका कितना 60 डिग्री पे दिया हुआ था। सेम वे आप देखना n बराबर कितना 10 IP। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कितना है 45 डिग्री ध्रुवण कोण। तो आप जानते हो n बराबर कितना 10 और IP का मान कितना 45 डिग्री और 10 45 का मान कितना होता है 1। तो आप जानते हो n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में आप आ जाओ, ध्रुवण कोण का मान कितना 30 डिग्री है। तो आप जानते हो n बराबर कितना 10 IP, n बराबर कितना 10 और यहाँ पे क्या 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, तो 1/√3 हो गया। √3 का मान कितना 1.732 होता है, तो 1/1.732 आप डिवाइड करोगे 0.577 आ गया। n का मान निकल आया। आप जानते हो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। अपवर्तन कोण का मान बताना है। ध्यान से सुनना, माध्यम का अपवर्तनांक कितना है √3 जिसका मान कितना होता है 1.732। अच्छा आपको बताना कि अपवर्तन कोण का मान बताना है, कोई बात नहीं। आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार n बराबर क्या होता है 10 IP। n का मान कितना √3 दिया हुआ तो यहाँ पे √3 हो गया बराबर कितना 10 IP। 10 के टेबल में √3 कितने पे आता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितना होगा 10 60 डिग्री बराबर कितना 10 IP। बोथ साइड आप कोणों की तुलना कर लो। आप देखो दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर तो IP बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। देखो ये आंसर नहीं है, ये ध्रुवण कोण का मान निकला, मतलब वो विशेष आपतन कोण है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है। अच्छा आपसे पूछा क्या गया, अपवर्तन कोण पूछा गया। तो वही ब्रूस्टर के नियम में आपने ये भी पढ़ा है, जब ध्रुवण कोण पर कोई प्रकाश कण आपतित होती है तो ऐसी दशा में परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का योगफल बराबर कितना होता है 90 डिग्री। और परावर्तन कोण बराबर क्या होता है आपतन कोण क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में IP प्लस R बराबर कितना 90 डिग्री। इस बात को हमने लेक्चर 2 प्रकाश वैद्युत ध्रुवण में इसको प्रूव किया है। एक बार आप देखना हम कहां से बोल रहे हैं लाइन। आप आगे चलो तो आप जानते हो IP का मान कितना निकला 60 डिग्री प्लस R बराबर कितना 90 डिग्री। R को हमने रोक लिया, 60 डिग्री को इधर ट्रांसफर कर दिया तो R बराबर कितना 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्षितिज से, देखो क्षितिज मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ऊपर सूर्य किस कोण पर हो। क्षितिज के तात्पर्य आपका यहाँ पे कि सूर्य से धरती को या फिर आपका जो जल है, यहाँ पे क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे, उसके तल को मिलाने वाली रेखा हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बनाती है, इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। देखो क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल, जल में कोई हलचल नहीं है, विक्षोभ नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक। आप सुनो, n बराबर कितना दिया, 1.327 से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए और tan 53 डिग्री का मान दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया, कुछ बच्चे और कॉन्फिडेंस में गलत करके चले आते हैं। अभी हम बताते हैं गलती उनसे कहां पे होती है, आप ध्यान से सुनना। इसमें जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, 1.327 दिया है। अच्छा, बगल में आप देख रहे हो मान यहाँ पे दिया हुआ है tan 53 डिग्री बराबर कितना, 1.327। ब्रूस्टर का नियम लगाओ। देखो ब्रूस्टर का नियम क्यों लगाएं, पहले आप इस पे आओ। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, किस कोण पर आपतित हो कि शांत जल से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए। तो पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश तभी होगा परावर्तित किरण जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होगा, ब्रूस्टर का नियम लगेगा। तो आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम अनुसार n बराबर क्या, tan IP हो गया। n का मान कितना दिया है, 1.327, तो यहाँ पे 1.327 हो गया, बराबर कितना, tan IP हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखो 1.327 की वैल्यू कितनी है, tan 53 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan 53 डिग्री हो गया, बराबर tan IP हो गया। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, दोनों तरफ हम यहाँ पे क्या कोणों की तुलना कर लेंगे। तो आप जानते हो IP बराबर कितना, 53 डिग्री। अभी हमने आपसे कहा ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे सवाल गलत करके चले आते हैं, जानते हो क्या, वो यहां तक करते हैं, यही आंसर मान लेते हैं, जबकि ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़ो, आपसे ध्रुवण कोण नहीं पूछा गया, आपसे यह पूछा गया कि क्षितिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो कि ऐसा हो, मतलब क्या कैसा हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। आपको समझाएं डायग्राम के माध्यम से। ये मान लो शांत जल है, ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई, मान लो सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहाँ पर आपतित हुई, और ये विशेष आपतन कोण यही है IP, ये लो IP, ठीक। और ऐसी कंडीशन में जो परावर्तित प्रकाश है पूर्णतः समतल ध्रुवित है। आप ये भी जानते हो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अगर ये IP है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, IP होगा, और ये क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है जिस कोण को, ना ये पूछा जा रहा है, ना ये पूछा जा रहा है, ना ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा जा रहा है आपका, ये पूछा जा रहा है थीटा का मान कितना होगा। मतलब सूर्य यहाँ पे, सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये आपके यहाँ पे क्या क्षितिज हो गया, समझ लो आपके यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल आप मान लो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से कितने ऊपर से प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें आवे कि ये आपका पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, आपसे थीटा का मान पूछा जा रहा है। और डायग्राम में आप देख रहे हो विधिवत, ये एंगल कितना थीटा और ये एंगल कितना IP, और थीटा प्लस IP बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो क्षैतिज से, देखो क्षितिज नहीं लिखा हमने, हॉरिजॉन्टल लिखा है, क्षैतिज से ऊपर सूर्य का कोण यदि थीटा हो तो आप जानते हो थीटा प्लस IP बराबर कितना, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस IP। IP की वैल्यू कितनी निकली, 53 डिग्री। तो यहाँ पे क्या 53 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री में 53 डिग्री घटाओ कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें जो आवे जल के तल पर पड़े, शांत जल के तल पर पड़े, तो तल पर अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बनाए, 37 डिग्री का कोण बनाए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखा, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण कितना, 45 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान बताओ। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्रुवण कोण कितना दिया, 45 डिग्री, ठीक। और माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, ब्रूस्टर का नियम। आप जानते हो n बराबर कितना, tan IP। तो आप जानते हो IP की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री, और tan 45 का मान कितना, 1। तो n बराबर कितना, 1, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक कितना, 1। अच्छा, उसके बाद कह रहा है अपवर्तन कोण का मान बताओ। इसके पहले तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं इस बात का यहाँ पे कि आप जानते हो IP प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में R बराबर कितना हो जाएगा, R को यहीं पे रोक लो, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP। और IP की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। तो आप जानते हो R बराबर कितना, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना, 45 डिग्री। मतलब अपवर्तन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रकाश की एक किरण 1.532 अपवर्तनांक वाले कांच की एक पट्टिका पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। अपवर्तन कोण की गणना करो, अपवर्तन कोण का मान निकालना है। और दिया हुआ है tan 56 डिग्री 56 मिनट बराबर 1.536। ध्यान से सुनना, आप जानते हो ये क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है ना, n का मान दिया है,
और आपको निकालना क्या, अपवर्तन कोण निकालना है, कोई बात नहीं। आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार n बराबर कितना, tan IP, n का मान कितना 1.536, यहाँ पे 1.536 हो गया, बराबर कितना tan IP हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे tan 56 डिग्री 56 मिनट, यही तो दिया हुआ है। आप देखना किसका मान, यहाँ पे पढ़ो 1.536, तो 1.536 बराबर कितना, tan 56 डिग्री 56 मिनट, ये होता है क्वेश्चन में दिया गया, तो उसी को उठा के आपने यहाँ पे रख लिया। और बराबर कितना, tan IP। अब बोथ साइड आप कोणों की तुलना कर दो, तो कोणों की जब तुलना करोगे यहाँ पे तो बराबर आप देख रहे हो IP बराबर कितना, 56 डिग्री 56 मिनट। ये क्या निकला, ध्रुवण कोण निकला, मतलब वह विशेष आपतन कोण निकला जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान बताओ। तो आप जानते हो IP प्लस R बराबर कितना, 90 डिग्री, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस IP यहाँ पे, और IP की वैल्यू रख दिया गया 56 डिग्री 56 मिनट। तो आप जानते हो 90 डिग्री में जब आप 56 डिग्री 56 मिनट घटाओगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 33 डिग्री और 24 मिनट। आप जानते हो 24 यहाँ पे और 56 यहाँ पे, दोनों जोड़ो कितना, 60, बराबर का 1 डिग्री के समतुल्य हो गया। आप घटाना जानते हो, आप बराबर कितना हो जाएगा, 33 डिग्री 24 मिनट हो गया। आंसर निकल आया, अपवर्तन कोण का मान निकल आया। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का प्रकाश जल पर 53 डिग्री पर आपतित करने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। फिर वही ब्रूस्टर का नियम। आप आगे चलो, ज्ञात करो प्रकाश का अपवर्तन कोण कितना हो, और फिर सेकंड पार्ट कह रहा है जल का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार n बराबर कितना, tan IP, तो tan IP बराबर आपका यहाँ पे कितना, आप जानते हो आप IP कितना है, 53 डिग्री, तो n बराबर कितना, tan 53 डिग्री, तो n बराबर कितना, tan 53 डिग्री का मान, इसके पहले भी क्वेश्चन आपने लगाया था, लिखा हुआ था, दिया हुआ था, और जब भी मिलेगा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नीचे, ठीक है। tan 53 डिग्री का मान कितना, 1.327 होता है, n का मान निकल आया। और साथ ही साथ अपवर्तन कोण आपसे पूछा गया, तो आप जानते हो IP प्लस R बराबर कितना, 90 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में R बराबर कितना, 90 डिग्री माइनस IP, और IP का मान कितना, 53 डिग्री, क्वेश्चन में आपका देखो दिया हुआ है। तो आप जानते हो 90 डिग्री में 53 डिग्री आप घटाओगे, बराबर कितना, 37 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 37 डिग्री, और साथ में माध्यम का अपवर्तनांक कितना, 1.327। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखना, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ध्यान देना, क्रांतिक कोण कहा है, ध्रुवण कोण नहीं। n बराबर 1/sin c, ध्रुवण कोण कितना होगा, क्रांतिक कोण दिया, ध्रुवण कोण पूछ लिया। अच्छा, साथ में वैल्यू दिया हुआ tan 54.7 डिग्री बराबर कितना, 1.414, मतलब क्या, √2 का मान है ये, ठीक। अच्छा, आप जानते हो क्रांतिक कोण बराबर कितना, n बराबर कितना, 1/sin c। आप जानते हो अगर क्रांतिक कोण को c से लिखें तो आप जानते हो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin c, बराबर 1/sin c। तो c का मान क्रांतिक कोण कितना, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना, 45 डिग्री हो गया। और sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2, और 2 बार अपान हो गया, तो √2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, √2। यानी कि आप यूं कह सकते हो n बराबर कितना, √2, और √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो n बराबर कितना, 1.414। ये क्या निकला, माध्यम का अपवर्तनांक निकला। लेकिन आपसे तो यहाँ पे क्या ध्रुवण कोण पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक निकल आया, ब्रूस्टर का नियम लगा दो। आप जानते हो ब्रूस्टर के नियम अनुसार n बराबर कितना होता है, tan IP, तो ऐसी कंडीशन में n का मान कितना निकला, √2 का मान कितना, 1.414, तो यहाँ पे कितना 1.414 हो गया, बराबर कितना, tan IP। और क्वेश्चन में दिया हुआ 1.414 बराबर कितना, tan 54.7 डिग्री। तो हमने क्या किया, 1.414 देखा, तो यहाँ पे हमने 54.7 डिग्री tan के साथ करके लिख दिया, तो इधर भी tan और इधर भी tan, ठीक। दोनों तरफ कोणों की तुलना कर दो, तो आप देख रहे हो IP बराबर कितना निकल आएगा, 54.7 डिग्री, यहाँ पे IP और यहाँ पे 54.7, ठीक। दोनों तरफ का tan हट गया, ध्यान देना, कट गया नहीं बोला, हट गया, मतलब क्या, कोणों की तुलना करी जा रही है, ठीक है। तो आप जानते हो IP बराबर कितना, 54.7 डिग्री निकल आया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 लगा। अब आगे चलते हैं, आप अंत तक आप बने रहो, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तो ब्रूस्टर के नियम पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अब इस कदम को मेलस के नियम पे क्वेश्चन लगवाना है आपको। अगर आपको लगता हो कि हम आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम आपके लिए मेहनत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, चाहे वो कोचिंग के हों चाहे स्कूल के हों, उन तक आप जरूर पहुंचाना। बस यही आप समझ लो कि आपने हमारी फीस अदा कर दी, हम आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आप देख रहे हो जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2 है। एक प्रकाशपुंज जल से चलकर कांच में प्रवेश करता है, किस आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। आप सीधे कहो ना, ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है, IP का मान पूछ रहा है, और साथ में दिया हुआ है tan 48 डिग्री और 22 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 1.125। कैसे लगेगा,
पहले आप क्वेश्चन को आप पढ़ो। जो प्रकाश किरण है आप देखो जल से कांच में जा रहा है कि कांच से जल में जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप देखो एक प्रकाश पुंज जल से चलकर कांच में प्रवेश कर रहा है। तो आप जानते हो जिस माध्यम से चलकर आता है उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में जाता है उसका अपूर्णांक लेते हैं। तो आप जानते हो जल से चल के कांच में आया है ना, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, WNG। पहले तो आप यहाँ पे देखना ब्रूस्टर का नियम क्या, ब्रूस्टर का नियम है n बराबर का tan IP। तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा WNG। WNG क्यों, क्योंकि आप जानते हो जल से निकल के किसमें, कांच में जा रहा है। अच्छा आप जानते हो WNG जो लास्ट में लिखा है वो ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे। लास्ट में क्या लिखा है G, तो ऊपर क्या हो गया ANG और पहले क्या लिखा है W, तो यहाँ पे क्या होगा ANW। देखो ब्रूस्टर के नियम में आप यहाँ पे n की जगह पे WNG को रखो और WNG बराबर क्या ANG अपान ANW। तो यहाँ पे ANG अपान ANW हो गया बराबर कितना tan IP। अच्छा ANG का मान कितना दिया 3/2। अच्छा ANW का मान कितना 4/3 बराबर कितना tan IP। डबल बटे है तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे कितना 9/8 बराबर कितना tan IP हो गया। 9 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.125 और बराबर कितना हो गया tan IP। अच्छा फिर आप आगे देखना क्वेश्चन में दिया वो 1.125 दैट इज इक्वल टू tan 48 डिग्री 22 मिनट। तो आप देखो 1.125 की जगह पे tan 48 डिग्री और 22 मिनट लिख दिया गया। अब इसके बाद सीधे आप यहाँ पे आ जाओ ऊपर, देखना ये ठीक। आप देखना दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर तो आप कंपेयर करो, इधर भी 10 इधर भी 10, 10 10 हटा दो। आप यहाँ पे देखना इसमें देखो कैंसिल कभी मत करना, केवल कोणों की तुलना करी जाती है। आप देखना तो आप जानते हो IP बराबर कितना हो जाएगा 48 डिग्री 22 मिनट और यही ध्रुवण कोण का मान हो गया, क्वेश्चन लग गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन। कांच तथा जल के लिए अपूर्णांक 1.54 और 1.33 है। मतलब क्या, कांच के लिए कितना 1.54 और जल के लिए कितना 1.33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रकाश किरण के लिए ध्रुवण कोण का मान बड़ा होगा और 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश कण जल से कांच में जाए तब होगा, कि जब प्रकाश कण कांच से जल में जाए तब होगा। और दोनों जगह आपका tan में वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ भी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यूज किया जाएगा। इसमें आप देखो प्रकाश कण किससे किस में जा रहा है, जल से कांच में, तो यहाँ पे WNG लिखा गया। यहाँ पे प्रकाश कण किससे किस में जा रहा है, कांच से जल में, तो यहाँ पे क्या GNW लिखा गया। अब आप यहाँ पे और WNG लास्ट में क्या G है ना, तो NG ऊपर हो गया और W नीचे, यानी आप जानते हो लास्ट में क्या G लिखा है तो NG ऊपर और W यहाँ पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या NW हो गया। अच्छा उसी प्रकार यहाँ पे आओ, लास्ट में क्या W लिखा है तो आप जानते हो ANW ऊपर हो गया और पहले यहाँ पे G लिखा है तो NG नीचे। इसके पहले भी लाइट का अगर आपने वीडियो अपने देखा होगा, प्रकाश के अपवर्तन पे हमने बहुत कुछ न्यूमेरिकल लगवाया है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। ना देखा हो तो अब एक बार आप देखना। आप यहाँ पे सुनो, जानते हो जो लास्ट में लिखा होगा उसको ऊपर लिखते हैं और जो पहले लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। दूसरी बात आप समझना, वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी ANG को अगर चाहो तो आप NG भी लिख सकते हो, ANW को अगर आप चाहो तो NW भी लिख सकते हो। आगे चलो, तो आप जानते हो NG का मान कितना 1.54, ANW का मान कितना 1.33, ठीक, बराबर कितना tan IP। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, ANW का मान कितना 1.33, ANG का मान कितना 1.54 यहाँ पे लिखा गया। तो जब 1.54 को 1.33 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.125 और क्वेश्चन में 1.125 बराबर कितना दिया हुआ है tan 48 डिग्री 22 मिनट 22 मिनट्स, ठीक। तो आप देखो tan 48 डिग्री 22 मिनट बराबर क्या tan IP। अब यहाँ पे कोणों की तुलना कर दो तो IP बराबर कितना है 48 डिग्री 22 मिनट। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ पे आओ, 1.33 छोटा है, 1.54 क्या बड़ा है, 1.33 को 1.54 से भाग करोगे तो भागफल जो आएगा वो 1 से कम आएगा। आप डिवाइड करके देखना 0.8889 आएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में दिया है 0.8889 दैट इज इक्वल टू tan 41 डिग्री 38 मिनट। तो इसको हटा के हमने tan 41 डिग्री 38 मिनट लिख दिया यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में कोणों की तुलना करो तो यहाँ पे IP का मान कितना आ जाएगा 41 डिग्री और 38 मिनट। तो इस केस में आप देख रहे हो ध्रुवण कोण कितना है 48 डिग्री 22 मिनट। इस केस में आप देख रहे हो 41 डिग्री 38 मिनट। निश्चित रूप से कौन से केस में आपका ध्रुवण कोण बड़ा है, ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14। आप देखना 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश। देखो ये प्रकाश की तीव्रता दिया हुआ है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपतित प्रकाश कितना आपका 8 वाट है, मतलब 8 जूल पर सेकेंड। आप देखना समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके विद्युत वेक्टर का कंपन पोलराइड के संचरण अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो। मेलस का नियम लगेगा, काफी डिटेल हमने पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 2 प्रकाश का ध्रुवण अगर आपने नहीं देखा तो आप अवश्य देखो, उसको देखने के बाद एक क्वेश्चन आप लगाओ, हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लगा डालोगे।
आप देखना यहाँ पे, तो मेलस के नियम अनुसार पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आप केवल रेड कलर यहाँ पे देखो, I दैट इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में आप देख रहे हो ग्रीन कलर से यहाँ पे क्या उसकी वैल्यू रखी हुई है। I नॉट की वैल्यू कितनी है 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री। अब आप जानते हो cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगाया, जब इसको आप सॉल्व करोगे √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 8 3 24 बटे कितना 4 बराबर कितना 6, आंसर कितना आ गया 6 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हो पोलराइड ए व बी क्रासित अवस्था में है। पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित है। पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमा देने पर पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बताओ। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इसमें पोलराइड ए और बी दोनों क्या क्रासित अवस्था में है, और पोलराइड ए पर कैसा प्रकाश आपतित हो रहा है आपका, देखो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अगर आपने प्रकाश का ध्रुवण का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो इसको समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा आप इसको पहले लेक्चर नंबर 2 आप देखो प्रकाश के ध्रुवण का, उसमें हमने इस बात को बताया हुआ है कि अगर कोई पोलराइड है उस पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी हो जाएगी। आपको समझाएं अध्रुवित प्रकाश, थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आ जाए, जैसे आपको दिखाते हैं ये, मान लो कोई प्रकाश, आप पूछोगे ये क्या, प्रकाश किरण है, अध्रुवित प्रकाश है, इसमें विद्युत वेक्टर का कंपन का सभी संभव दिशाओं में है, सभी संभव तलों में है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, और ये मान लो पोलराइड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में देखो ये पोलराइड आपकी तरफ है, ये अध्रुवित प्रकाश है, तो अध्रुवित प्रकाश अगर इसके ऊपर ऐसे आपतित हुआ, ठीक, तो आप जानते हो क्या आपको लगता है कि पूरा प्रकाश उस पार निकल पाएगा, कभी नहीं। तो अगर मान लो आपका ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, और ये आपका पोलराइड हो गया और प्रकाश कण अगर इसके ऊपर आपतित हुई, अध्रुवित प्रकाश ध्यान रखना, ठीक, तो आप जानते हो इसका केवल आधा भाग बाहर निकलेगा। आप यूं कह सकते हो अगर इसकी तीव्रता कैपिटल आई है तो बाहर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, कैपिटल I/2। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी है 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो मान लो जो अध्रुवित प्रकाश है इसकी तीव्रता कितनी है 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो अगर पोलराइड ए पर आपतित हुआ ऐसे तो बाहर निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी 50, ठीक, और यहाँ पे क्या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो मान लो पोलराइड ए है, जैसे ये पोलराइड ए हो गया, तो आप जानते हो अभी आपने देखा जो प्रकाश आपतित हुआ अध्रुवित प्रकाश था, उसकी तीव्रता कितनी 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर थी, तो इससे जो बाहर निर्गत हुआ उसकी तीव्रता कितनी 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो गई। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्या क्रासित अवस्था में थे। क्रासित अवस्था का तात्पर्य जानते हो, अगर ये ऐसे, तो ये जानते हो ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है इस प्रकार से, ये ऐसे, ये देखो, ठीक, तो अगर क्रासित अवस्था में होंगे तो आप जानते हो 100 यहां से आपतित हुआ ए पर, यहां से निर्गत कितना हुआ 50, लेकिन जब क्रासित अवस्था में है तो उस अवस्था में क्या होगा, बाहर निर्गत होगा 0। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब क्रासित अवस्था में था तो पोलराइड बी को हमने 30 डिग्री क्या किया, घुमा दिया। मतलब आप यूं कह सकते हो, आप देखना ये ऐसे और ये ऐसे, क्रासित अवस्था ऐसे थी, ठीक है, आप देखना, और पोलराइड बी को, यानी आप यूं कह सकते हो इसके प्रकाशीय कक्ष और इसके प्रकाशीय कक्ष के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलराइड बी को 30 डिग्री झुका दिया गया, घुमा दिया गया, तो उसको जब 30 डिग्री आप घुमा दोगे, जानते हो इस समय कोण कितना 90 डिग्री है, देखो ये इस समय कोण कितना 90 डिग्री है, और जब इसको आप 30 डिग्री आप ऐसे घुमा दोगे तो ऐसी दशा में दोनों के प्रकाशीय कक्षों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री। तो जरा ध्यान लगाना, इस पर आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश उसकी तीव्रता कितनी 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा उसके बाद इसके प्रकाशीय कक्ष और इसके प्रकाशीय कक्ष के बीच का कोण कितना हो गया 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि पहले क्रासित अवस्था में था 90 डिग्री पहले ही था, और क्वेश्चन करा कि 30 डिग्री इसको यहाँ पे क्या किया गया, इसे घुमा दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकाल लो। आप यहाँ पे देखना IA बराबर, IA का मतलब क्या, जो पोलराइड ए है इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो आप जानते हो 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का आधा करो बराबर कितना 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये प्रकाश जब बी पे निर्गत हुआ तो आप जानते हो ए के प्रकाशीय कक्ष बी के प्रकाशीय कक्ष का बीच का कोण कितना हुआ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देखना, आप सुनो IB मतलब क्या, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता बराबर IA क्यों, क्योंकि ए से जो निर्गत हुआ वही तो बी पे आपतित हुआ, तो आप आगे देखना IA बराबर कितना 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। फिर cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 90 में 30 घटाओ कितना आएगा 60, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया 50 वाट प्रति मीटर स्क्वायर गुणे cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/4, साल करो कितना आ जाएगा 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर।
ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखना, एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में अध्रुवित प्रकाश नहीं बल्कि समतल ध्रुवित प्रकाश आया है। आप आगे चलो, एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितना प्रतिशत होगा। देखो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है कि निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या परसेंट, मतलब कितना परसेंट प्रकाश क्या होगा, बाहर निर्गत होगा। फिर वही मेलस का नियम आप जानते हो, I बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखो लिखा है 30 डिग्री। ये क्या है, आप जानते हो समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड के ध्रुवण दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। मतलब जो प्रकाश आपतित हुआ उसके विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा उस पोलराइड के ध्रुवण की दिशा या प्रकाशीय कक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। और आप जानते हो cos 30 का मान कितना, √3/2। स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगाया, यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पे क्या आई नॉट हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हो आई बराबर कितना, 3 × I0/4, या आई नॉट को आप इधर ले आओ तो I/I0 दैट इज इक्वल टू 3/4। मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी उसका 3/4 भाग पोलराइड से बाहर निर्गत होगा। यही तो कह रहे हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए आप एक काम करो, I/I0 दैट इज इक्वल टू 3/4। आप इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, तो यहाँ पे कितना हो गया 100%, यहाँ पे कितना 100%। ठीक, तो ये क्या है, I/I0 × 100%, मतलब पोलराइड से निर्गत प्रकाश की प्रतिशत तीव्रता या निर्गत प्रकाश की प्रतिशत में मात्रा बराबर कितना, 3/4 × 100। ठीक, और आप जानते हो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25, और 25 दिया कितना, 75। और इस प्रकार से आप देखो निर्गत प्रकाश की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, 75%। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16। आप अंत तक बने रहना, 20 क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। और जिस किसी भी कंपटीशन में आप बैठोगे, आप एक बार आप चेक करना, इसी 20 के अंदर का ही क्वेश्चन मिलेगा, भले उसका नंबर या संख्या कोई चेंज हो। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आप देखो, पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 60 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी। जो प्रकाश आपतित हुआ, जो प्रकाश निर्गत हुआ। क्वेश्चन ये पूछा कि निर्गत प्रकाश आपतित प्रकाश का क्या परसेंट है। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आप लगा चुके हो, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, मेलस के नियम के अनुसार आप जानते हो I बराबर क्या, I0 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कितनी डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। आप जानते हो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। आप जानते हो 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4। इस प्रकार से आपका क्या निकला, I0/4। अच्छा, एक काम करो, I0 को आप उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा I/I0। देखो I यहाँ पहले से है, I0 यहाँ पे, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो I/I0 दैट इज इक्वल टू 1/4। क्योंकि आपको प्रतिशत में तो बताना है, तो आप इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, तो यहाँ पे कितना I/I0 × 100% दैट इज इक्वल टू 1/4 × 100%। ठीक, और जब इसको आप कैंसिल करोगे यहाँ पे 4 25, ठीक, तो आप जानते हो बराबर कितना आ जाएगा, 25%। अब अगला इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 18। दो पोलराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण कितना, 45 डिग्री है। अभी हम समझाते हैं आपको एक मॉडल टाइप का अरेंजमेंट लेके पोलराइड का। आप देखना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितने प्रतिशत होगा। तो आप देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पोलराइड इस प्रकार रखे गए कि उनके ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण 45 डिग्री है। पोलराइड का एक मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से। मान लो इसका नाम ए है, ये दूसरा पोलराइड है, इसका नाम बी है। अच्छा, आप जानते हो इस प्रकार से अगर हम दिखा रहे हैं तो इसकी ध्रुवण दिशा ये हो गई, इस प्रकार से दिखाए तो इसकी ध्रुवण दिशा ये हो गई। अच्छा, क्वेश्चन करा इस प्रकार रखे गए हैं कि इनके ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण कितना, 45 डिग्री 45 डिग्री। आप देखना, अगर ऐसे रखते हैं इस प्रकार से तो आप जानते हो दोनों के ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण कितना, 0 है। ठीक, और अगर इसको हम ऐसे रखते हैं इस प्रकार से, ऐसे आप देखना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण कितना, 45 डिग्री है। मतलब कि तिरछा ऐसे रखा गया, ये इस प्रकार से, ठीक, ऐसे। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। पोलराइड ए, मान लो इधर वाला जो पोलराइड है इसका नाम ए मान लो आप, ठीक है। इस पर आपतित प्रकाश, कैसा प्रकाश आपतित हो रहा है, अध्रुवित प्रकाश। आप देखो, यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो, साधारण प्रकाश का मतलब क्या, अध्रुवित प्रकाश। मान लो पहले पोलराइड का नाम क्या है, ए,
अब आप देखना इस पे अद्वित प्रकाश आपतित हो रहा है, ये मान लो अद्वित प्रकाश है। आप पूछोगे ये क्या, जितने पे यहाँ पे देख रहे हो विद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दिखा रहे हैं। ये पोलराइड ए है, इस पर प्रकाश आपतित हुआ, कैसा प्रकाश, अद्वित प्रकाश। तो जब इस प्रकार से अद्वित प्रकाश इस पर आपतित होगा, ठीक है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, इसकी तीव्रता की आधी हो जाएगी। मान लो इस प्रकाश की तीव्रता हम I0 माने, तो आप जानते हो इस प्रकार से आपतित हुआ, तो आप जानते हो पोलराइड ए, इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, I0/2। आप जानते हो आपतित प्रकाश, साधारण प्रकाश, इसकी तीव्रता कितनी, I0, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी, I0/2। और उससे 45 डिग्री का, अभी आपने देखा ऐसे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे रखा गया। आप जानते हो अगर इस प्रकार से रखोगे ऐसे तो कितना 90 डिग्री, ऐसे रखोगे 0 डिग्री, तो ना ऐसे और ना ऐसे बल्कि तिरछा ऐसे 45 डिग्री का। तो आप यूं कह सकते हो इससे जो प्रकाश निर्गत हुआ उसकी तीव्रता कितनी, I0/2। अच्छा, इसके ऊपर जब आपतित होगा वो प्रकाश, ठीक, तो आप जानते हो 45 डिग्री पे घूमा तो है इस प्रकार से, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। तो पहले एक बार आप देखना, यदि पहले पोलराइड जिसका नाम हमने कैपिटल ए मान लिया पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, तो पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, IA दैट इज इक्वल टू I0/2, जो भी हम आपको समझा रहे थे। अब दूसरा पोलराइड मान लो, उसका नाम बी मान लो, 45 डिग्री पे झुका है ना, तो आप देखना दूसरे पोलराइड जिसका नाम क्या, कैपिटल बी, से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो इसके लिए क्या करें फिर, IB लिखें, IB दैट इज इक्वल टू IA क्यों, क्योंकि ए से जो निर्गत हुआ है वही तो बी पे आपतित हो रहा है, तो IA, और यहाँ पे क्या cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। अच्छा, ए से क्या निर्गत हुआ, I0/2, तो आप देखो IA की जगह पे क्या हो गया, I0/2, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, cos 45 का मान कितना, 1/√2, उसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर कितना आ गया, I0/4। ये किसका मान निकला, IB का मतलब क्या, दूसरे पोलराइड जो 45 डिग्री पे झुका हुआ था उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I0/4। अब हमको प्रतिशत में बताना है, I0 को आप उधर भेज दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, IB/I0। एक बार फिर याद दिलाएं, IB क्या है, फाइनली बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और I0 क्या चीज है, ए पर आपतित साधारण प्रकाश की तीव्रता, मतलब कि क्या, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। तो बराबर कितना निकला, 1/4। ये हुआ, आपको प्रतिशत में बताना है। लेफ्ट साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ। IB/I0 दैट इज इक्वल टू 100%, और यहाँ पर कितना, 1/4 इंटू 100%। आप इसको कैंसिल करो, बराबर कितना, 25%। मतलब फाइनली जो आपका सेकंड वाला पोलराइड है बी, उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, 25%। अगला क्वेश्चन नंबर 19, आप देखना, दो पोलराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। तो पहले तो आपको दिखाएं, एक पोलराइड मान लो ये, और दूसरा पोलराइड यहाँ पे ये, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा रखा गया कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या अधिकतम है, मतलब आप जानते हो ऐसे, ये ऐसे देखो सटा के नहीं रखा गया, बीच में गैपिंग है। जैसे आप यहाँ देखना, आप समझ जाओ इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे एक आपका ऐसे रखा गया और दूसरा ऐसे, एक बार आप देखना ये ऐसे, दोनों की प्रकाशीय कक्षें परस्पर क्या समांतर हैं, दोनों के प्रकाशीय कक्षों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। तभी आपका जो इससे प्रकाश आपका निर्गत होगा वो इसके ऊपर आपतित होगा और इससे भी निर्गत होगा, और निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। कब अधिकतम होगी, जब दोनों की प्रकाशीय कक्षें परस्पर समांतर होंगी। इस प्रकार से ये ऐसे आप देख पाओ, इसलिए हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन आप यहां पे आओ। क्वेश्चन करा उनमें से किसी एक पोलराइड को 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री, क्वेश्चन दो पार्ट में है, अगर घुमाएं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी। आप देखो क्वेश्चन दो पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट आप देखो, व्हेन थीटा बराबर क्या 30 डिग्री, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा का मान कितना 30 डिग्री। आप जानते हो cos 30 की वैल्यू कितना, √3/2। अच्छा, इसका स्क्वायर करो तो बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो I दैट इज इक्वल टू I0 इंटू 3/4। अब आप यहाँ पे I0 को आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे I/I0 दैट इज इक्वल टू 3/4। इस टाइप के तमामों क्वेश्चन आप इसके पहले आप लगा चुके हो। परसेंटेज में आपको बताना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का सिंबल लगाया, और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का सिंबल लगाया। जब इसको आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या 100, आप जानते हो 25 चौका 100, यहाँ पे 25 आएगा, 25 यहाँ 75, कितना आ गया 75% आ गया। मतलब निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता का 75% होगा, 75% प्रकाश का निर्गत होगा और बाकी 25% पोलराइड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखना, सेकंड पार्ट में कितना कह रहा है, अगर 45 डिग्री पर आपतित हो
तो क्या होगा, तो अब देखो व्हेन थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा का मान कितना 45 डिग्री, कॉस 45 का मान कितना 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आप जानते हो आई नॉट और यहाँ पे क्या 1/2। आप एक काम करो आई नॉट को इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया I/I0 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर वही काम 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, देखो ये काम किया। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का सिंबल लगाओ, देखो ये काम किया। और आप जानते हो ऊपर 100 नीचे 2 बराबर कितना 50%। मतलब इस केस में, सेकंड केस में निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी 50% होगी। मतलब जितना प्रकाश आपतित होगा उसका 50% ही केवल आपका बाहर निर्गत होगा। क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। अभी तक काफी न्यूमेरिकल आपने लगाया, थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देखना, एक्स किरणों, ध्वनि किरणों तथा रेडियो किरणों में से किसको ध्रुवित किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है और क्यों। देखो ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाई जाती है। अब आप आगे देखना, एक्स किरणें क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और हर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना पाई जाती है, मतलब एक्स किरणों को हम ध्रुवित कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्वनि तरंगों, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमारे मुंह से क्या ध्वनि तरंगे निकल रही हैं और ध्वनि तरंगे जानते हो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती है। इसका मतलब कि ध्वनि तरंगों को हम ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या रेडियो किरणों या रेडियो तरंगों, तो आप जानते हो रेडियो वेव्स जो होती हैं इनके भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी माध्यम के संचरित होती हैं। और वे सभी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। मतलब कि रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स भी क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो किरणों को भी हम ध्रुवित कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है 3 इसने दिया, एक्स किरणों, ध्वनि तरंगों, रेडियो किरणों में से किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं ध्रुवित। तो आप यूं समझो, एक्स किरणों को ध्रुवित कर सकते हैं, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं कर सकते हैं और रेडियो किरणों को ध्रुवित कर सकते हैं। और रही बात क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। पूरा लेक्चर आपने देखा और उम्मीद है साथ में आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी जरूर देखा होगा प्रकाश के ध्रुवण का। अगर आपको लगता है कि 3 लेक्चर में पूरा एक चैप्टर तैयार किया जा सकता है, कराया जा सकता है विद न्यूमेरिकल, विद कंप्लीट थ्योरी और बेहतर तरीके से, अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत करी है, तो थोड़ा सा उम्मीद हम आपसे करेंगे कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो चाहे आपका स्कूल के हों चाहे कोचिंग के हों, एक बार आप इस हमारे चैनल का, इस वीडियो का लिंक जरूर उनके पास तक पहुंचाना। हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी प्रकार से एक एक चैप्टर छोटी छोटी वीडियोस में करके कंप्लीट थ्योरी और मैक्सिमम न्यूमेरिकल के साथ हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ कमी दिखती है तो आप कमेंट जरूर करना। ओके।